जय हिंद चैंपियंस। आज हम चैंपियन स्क्वायर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम के झील यानी लेक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक में पहले हम पीवाईक्यूज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो भी बेसिक थ्योरी है उसको कवर करेंगे। पिछले वीडियो में मेरे पास दो सजेशंस आए थे। पहला कि मैम आप थोड़ा धीरे पढ़ाइएगा और दूसरा कि मैम आप बोलकर पढ़ाइएगा। तो कोशिश करूंगी कि मैं आप बोलूं, अगर कुछ जगह गलती से तुम निकल जाए तो उस गुस्ताखी को माफ करना। और सेकेंड चीज ये कि जिनको मैं आई ट्राई कि मैं 10 से 15% तक अपनी स्पीड स्लो करूं। उसके बाद भी अगर आपको फास्ट लगता है तो आप YouTube पे भी जो अपनी स्पीड है उसको कम करके पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो झीलों को देखते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या आया है। एक MPPSC का क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें ये पूछा गया है कि कयाल क्या है ना। उसके बाद में मतलब डेफिनेशंस है, टर्म्स पूछी गई है। उसके बाद में हमारे लिए क्या दिया है, लेक्स दी है और स्टेट्स दी है, तो हमें अरेंज करना है, मतलब मैच करना है। तो लोकेशन पे क्वेश्चन आया है। फिर से एक लगून नहीं है, यानी स्पेसिफिक फीचर, स्पेशल फीचर के ऊपर क्वेश्चन आया है, विशेषताओं के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। वेमनाड झील है, फिर से उन्होंने स्थिति पूछी है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये भी एक सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या दिया है, फिर से अवस्थिति पूछी है। उसके बाद में फिर से इन्होंने क्या पूछा है, अवस्थिति पूछी है। वहीं पर देखो भारत के निम्न झीलों में से कौन सा जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है, फिर से उन्होंने लोकेशन पे क्वेश्चन पूछा है। और आखिरी में हम ये चीज देखते हैं कि कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ये इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पर भी फिर से लोकेशन पूछी गई है, ठीक है। यानी अगर मैं लेक्स की बात करूं तो लेक्स के ऊपर, झील के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर लोकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। जो कुछ स्पेशल फीचर होंगे उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनके ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं। लेक क्या होता है, लेक ऐसा बड़ा जल निकाय है जो अपने चारों ओर से जमीन से घिरा हो, साथ में ये समुद्र से ना जुड़ा हो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये दो चीजें याद रखनी है आपको, है ना। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो पानी है वो ठहराव में रहता है, वो चलता नहीं है, वो स्थिर होता है, ठीक है। या फिर उसका जो बहाव होता है बहुत ही ज्यादा धीमा होता है ना। अब अगर हम जो हमारा लेक है ना, हमारी जो झील है उनके वर्गीकरण की बात करेंगे तो जल की प्रकृति के आधार पर, है ना, या तो वो मीठे पानी का हो सकता है या वो खारे पानी का हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, सॉल्ट वाटर हो सकता है। फ्रेश वाटर लेक्स क्या होती है, ये जनरली हमारी जो रिवर से बनती है, रिवराइन होती है, जो नदी के द्वारा जिनको बनाया जाता है, वर्षा व नदियों से जो जिनकी जलापूर्ति होती है, ऐसी नदियों, ऐसे झीलों को हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं, मीठे पानी की झील बोलते हैं, ठीक है। इनका जो जल होता है बच्चों वो पीने योग्य होता है। वहीं पर जो खारे पानी की होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, सलाइन वाटर बोलेंगे, सलाइन लेक्स बोलेंगे। ये बच्चों जो खारा पानी होता है ये बेसिकली NaCl, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा। NaCl एक कंपाउंड होता है जो बेसिकली हमारा सॉल्ट होता है, जो हम रोजमर्रा में खाने में सॉल्ट यूज करते हैं वो यही होता है ना। तो ये जो सॉल्ट होता है कॉम्पोजिशन, इसकी वजह से जो पानी होता है वो खारा हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली तो ये होती है सलाइन वाटर की, नमकीन जल होता है इनका, और प्रायः ये समुद्र या शुष्क क्षेत्रों से जुड़ी होती है। अब देखो समुद्र और शुष्क क्षेत्र दोनों से क्यों, पहली चीज समुद्र के केस में क्या होगा, समुद्र का जल खारा होता है तो वहां से अगर जुड़ी होंगी तो इनका पानी खारा हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं शुष्क की बात करूं तो जब भी इवेपोरेशन होता है, ठीक है, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से क्या होगा, जितना भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पानी का जो मात्रा है ना, जल की मात्रा वो कम होती जाएगी और यहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। इसकी वजह से हमारा शुष्क क्षेत्रों में जो खारे पानी की झीलें हैं वो ज्यादातर पाई जाती है। अगर मैं उत्पत्ति के आधार पर देखूं तो जो हमारी प्राकृतिक झीलें हो सकती हैं या फिर कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल लेक होती है, मैन मेड लेक होती है। जो हमारी नेचुरल लेक्स होती हैं वो नदी के द्वारा बनाई जाती हैं, या फिर वो हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटी से भी बन सकती हैं। जैसे एक चीज समझो, जब हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, ये सबसे पहले जब हमने पर्वत पढ़े थे तो उसमें हमने हिमालय देखे थे। हिमालय में हमने देखा था कि दो प्लेटों का टकराव हुआ, एक का अभिसरण हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है इसकी वजह से हम देखेंगे हिमालय में भी जब ये पहाड़ ऐसे बन जाते हैं तो इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी हमें बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उन्हीं को, एक तो ये हो सकता है, दूसरी चीज होती है कि वो आर्टिफिशियल या मैनमेड लेक्स हो। ये अक्सर जब हम बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं, तो डैम के पीछे जो पानी इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, डैम के जब गेट रुक जाते हैं, गेट रोक दिए जाते हैं, गेट बंद होते हैं, तो उस केस में जो दूसरी तरफ पानी इकट्ठा होता है, रिजर्वॉयर होता है, उसकी वजह से ये वाली झीलों का निर्माण होता है। तो नदी पर बांध निर्माण के से बने जलाशय को अपन मैन मेड, है ना,
कृत्रिम जलाशय या कृत्रिम झील कहते हैं, है ना। अब कुछ विशेष प्रकार की झीलें होती हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखो लगून लेक क्या होता है। ऐसे समझो ये हमारा भारत का प्रायद्वीप है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर कैसा होगा, खारा पानी होगा। इस जगह पर जो बनती है, ठीक है, ये होते हैं लगून लेक्स। लगून लेक्स क्यों बनते हैं, समुद्री तट पर स्थित होते हैं ये जो समुद्र से अवसादों द्वारा अलग होते हैं। जैसे मान लो ये जो लेक है, ये हमारा लेक है, तो जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा लेक है। और यहीं पर अगर मैं ये हिस्सा देखूं तो यहाँ पर हमारे लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे लिए सेडिमेंट्स मिलेंगे, अवसाद मिलेंगे। और इन सेडिमेंट से ये जो लेक होती है वो समुद्र, मतलब ये सेडिमेंट है वो इस लेक को समुद्र से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये समुद्र से अवसादों द्वारा अलग होती है। इनका जल भी खारा होता है क्योंकि जो अवसाद होते हैं वो बहुत ज्यादा कंसोलिडेट नहीं होते हैं, ठीक है, जमे हुए नहीं होते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी समुद्र का आके इसमें मिलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रैकिश या सलाइन वाटर का नेचर हो जाता है ना, खारे पानी का नेचर हो जाता है। अब एक और चीज होती है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है, इसको अपन गोखुर झील भी बोलते हैं। गोखुर झील जो नाम पड़ा है वो इस बेसिस पे पड़ा है कि जो झील का आकार है वो ना गाय के खुर जैसा होता है, ठीक है, जो हमारे उसके पैर होते हैं उस जैसा होता है। तो इस तरीके का शेप होता है ना, इस तरीके का शेप होता है, इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, गोखुर पड़ा है। अब क्या होता है देखो, जब नदी, मान लो ये पहाड़ है, यहाँ से नदी का उद्गम हुआ, ये प्लेन है। जब नदी प्लेन में आती है तो उसका बहाव यहाँ पर जो सीधे गिरती थी उसका बहाव यहाँ पर बहुत ज्यादा घुमावदार हो जाता है। इस घुमावदार बहाव के कारण, और ये क्या होते हैं बच्चों, ये अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स होता है, अवसाद यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लो इधर पे सेडिमेंट इकट्ठा हो गया और इधर पे सेडिमेंट भी इकट्ठा हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मान लो इधर पे इकट्ठा हो गया, इधर पे इकट्ठा हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये नदी ऐसे अपने आप में जुड़ जाएगी और ये वाला जो हिस्सा ये अलग हो जाएगा, जैसे इसमें हो गया, बिल्कुल, है ना। तो इसको जो लेक होती है, जो ये इस तरह की झील होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। मैदानी क्षेत्रों में नदी की मियांडरिंग से बनाई जाती है और पुरानी नदी लूप के कट जाने से इसका निर्माण होता है। आकार इसके गाय के खुर जैसा होता है, इसलिए हम इसको गोखुर बोलते हैं, है ना। जैसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आप देखोगे, एक यूपीएससी का 2023 या 24 का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने बोला है गोखुर, मतलब एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील जो ऑक्सबो लेक है, ठीक है, वो कौन सी है, वो है, अभी हम इस वीडियो में भी पढ़ेंगे, वो है हमारी कवरताल, है ना, कवरताल है, ये बिहार में है। और ये जो कवर लेक है ना, ये हमारे एशिया की, ये जो कवर लेक है ये हमारे एशिया की सबसे बड़ी, ये हमारे एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, ठीक है। चलो कवर, कवर, है ना, ऐसा आपको देखने मिलेगा। कवर लेक जो है ये रामसर साइड भी है, ठीक है, ये एक आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, और साथ में ये हमारे एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक भी है। चलो इसके साथ में एक और चीज देखो, ग्लेशियर लेक्स क्या होती है, हिमानी झीलें क्या होती है, हिमानीकृत झीलें क्या होती है। जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर जब ग्लेशियर के अपर्दन इरोजन से इस तरीके की लेक का निर्माण होता है। अगर आपको पता हो कि ग्लेशियर का इरोजनल एक्टिविटी जो अपर्दन है वो बहुत ज्यादा सॉलिड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही एकदम रफ होता है, पूरा हिस्सा एकदम उबड़ खाबड़ कर देता है, तो इसकी वजह से, है ना, इस तरह की लेक का निर्माण होता है। एक और चीज, ग्लेशियर के जब पिघलने से, मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, ये हमारा ग्लेशियर है, ये हमारा हिमनद है ना, हिमनद है, हिमनद जब पिघला, ठीक है, यहाँ पे दो तीन समझ लो ऐसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब ये पिघला तो यहाँ पर जब ये इकट्ठा हो जाए तो यहाँ पर क्या बना लेगा, एक झील बना लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हिमानीकृत झील बोलते हैं, ग्लेशियर लेक्स बोला जाता है। धसे भागों में जल संचय की वजह से इसका निर्माण होता है। वहीं पर आखिरी जो आपको पढ़नी है विशेष प्रकार की झील, वो है क्रेटर लेक, है ना। क्रेटर लेक को हम मिट्योराइट लेक भी बोलते हैं, ये उल्का पिंडों की वजह से बनती है। अगर आपको पता हो, अगर आपको पता हो कि हमारी पृथ्वी पर ऐसा माना जाता है कि जो लुनार लेक है ना, लुनार लेक का निर्माण हुआ था तब एक क्रेटर इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो उस क्रेटर इम्पैक्ट की वजह से, उस उल्का पिंड की वजह से हमारी पृथ्वी पर ऐसे लेक का निर्माण हुआ। हमने देखा है कि बहुत सारे उल्का पिंड आते रहते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जब बड़ा सा हिस्सा टूट के, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये उल्का पिंड यहाँ पर गिरा, तो ये हिस्सा, ये यहाँ पर जब गिरेगा तो इस इम्पैक्ट की वजह से ये हिस्सा क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, और ये जो बिखरा हुआ हिस्सा है इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक झील का निर्माण होगा, जिसको अपन क्रेटर लेक के नाम से भी जानते हैं, ज्वाला। और एक और चीज, एक तो ये होता है, ये मीटियोराइट लेक होती है, दूसरी चीज होती है क्रेटर लेक में, वो होती है जब हमारा, मान लो ये ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी यहाँ से फटी, जब ज्वालामुखी के फटने के बाद यहाँ पर क्या होता है, मान लो
पूरा यहाँ पर जो भी हमारा लावा था वो खत्म हो गया। उस लावा के खत्म होने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर एक लेक बन जाती है, झील बन जाती है। इसको हम ज्वालामुखी गड्ढों में जल भराव से, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर लेक। और उल्का पिंड के टकराने से जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मीटोराइट लेक के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण है, जो हमारी मीटोराइट की वजह से बनती है, इसका उदाहरण है लुनार लेक महाराष्ट्र। चलो ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं, फोटो देख सकते हो, ये है ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स इतना सारा यहाँ से ग्लेशियर्स नीचे आए होंगे, इन्होंने इरोजन किया होगा, अपर्दन किया होगा, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया। ठीक है, ऐसे लेक्स में कभी कभी टान लेक भी बनती है। ठीक है, छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट, है ना। अभी एमपी, अभी प्री पे फोकस ज्यादा करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं क्रेटर लेक होती है। ये जो क्रेटर लेक है ये हमारी बनती है, जैसे मान लो ये पूरा यहाँ पर ज्वालामुखी थी और फिर वो फट के पूरा हो गया, खाली हो गया लावा चैम्बर। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो डिप्रेशन है वहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हमारी क्रेटर लेक का निर्माण होता है। चलो, हमने देखो, हमने जब प्रश्न देखे थे तो हमने प्रश्नों में देखा था कि जो हमारी लेक है उन पे किस तरह के सवाल आते हैं। अक्सर उस पे इस तरह के सवाल आते हैं कि हमें राज्य दिया होगा, हमें झीलें दी गई होंगी और हमें झीलों से राज्य का मिलाव करना होगा। ठीक है, हमें उनको मिलाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, यहाँ पर कुछ झीलें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक। वुलर क्यों? क्योंकि वुलर हमारे देश में जो मीठा पानी है, फ्रेश वाटर है ना, उसकी सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। और ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। अब ये तो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इतनी क्लासेस हो चुकी हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटी किस पर्वत से एसोसिएटेड होगी। ठीक है, और ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने देखा है झेलम नदी है। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे कमेंट करके बताओ कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अगला वीडियो आएगा। ठीक है, तो झेलम नदी है, तो झेलम नदी हम देखते हैं, झेलम नदी भी यहीं से प्रवाहित होती है, तो झेलम नदी इसी को ड्रेन करती है। उसके बाद में दूसरा होता है डल लेक। डल लेक जो होता है वो श्रीनगर में लाया है, श्रीनगर में लाया करता है, और ये वहां के जम्मू एंड कश्मीर की दूसरी बड़ी लेक है। ये भी बच्चों फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की ही झील है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी झेलम नदी है ना, झेलम नदी, झेलम नदी से ही इसका एसोसिएशन किया जाता है। यहाँ पर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस मिलता है, फ्लोटिंग मार्केट मिलता है। आप सभी को पता होगा, जब आप जाओगे आफ्टर सिलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर कभी घूमने जाने का मौका मिला तो अगर जाओ तो वहां पर आप देखोगे यहाँ पर बहुत अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर फ्लोटिंग मार्केट्स आपको मिलते हैं, बीच बीच में फ्लोट करते हुए मार्केट्स मिलते हैं। ठीक है, चलो, एक है नगीन लेक। जो ये नगीन लेक है, ठीक है, ये जो नगीन लेक है, ये निगीन लेक भी हमारी डल लेक के पास में ही लाई करती है, इसी से जुड़ी हुई लेक होती है। इट इज कनेक्टेड बाय अ नैरो चैनल टू दाल लेक। ठीक है, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो कुछ इस जगह पर लाई करता है हमारा वुलर लेक और डल लेक। ठीक है, ऊपर साइड में लाई करता है। चलो आ जाओ, फिर इसके बाद में दो इंपॉर्टेंट लेक्स और हैं, वो है मानसबल और, अच्छा तीन, एक है शेषनाग और एक है मानसर। मानसर, चलो मानसबल देखते हैं। ये भारत की सबसे गहरी झील है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गहरी से मतलब ये नहीं होता है कि जमीन से गहरी है, ये जहां से चालू हुई है वहां से उतनी गहरी है, तो ये लगभग 13 मीटर गहरी होती है। और डीपेस्ट लेक इसलिए इसको बोला जाता है, इसको बर्ड्स पैराडाइज भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज है, इन्वायरमेंट में है, ठीक है, इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा फ्लाईवेज होते हैं, है ना, जो हमारी चिड़िया होती है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, उनकी, उनका एक रूट होता है, एक पैटर्न होता है, वो उसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लाईवे है वो भी यहाँ से पास होता है। इंडिया से टोटल वर्ल्ड में बहुत सारे हाईवेज हैं, फ्लाईवेज हैं, पर इंडिया से टोटल 3 फ्लाईवे पास होते हैं। तो उसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट एक फ्लाईवे है जो यहाँ से पास होता है। ठीक है, वो हम इन्वायरमेंट की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी टाइम के हिसाब से नेक्स्ट लेक पढ़ते हैं, मानसर लेक। ठीक है, मानसर लेक के बारे में देखें तो जो मानसर लेक है वो भी मीठे पानी की ही झील है, और इसको 2005 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। इसके साथ आपको एक चीज मुझे कमेंट करके मैसेज में बतानी है कि जम्मू एंड कश्मीर में कितनी रामसर साइट्स हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बताती हूँ, ये जो है ना वुलर लेक, ये भी रामसर है। ठीक है, ये भी हमारी रामसर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ठीक है, चलो, तो ये भी हमारी कैसी है, रामसर लेक है। मानसर लेक भी हमारी रामसर साइट है ना। इसके अलावा हमारी 3 और रामसर साइट है, वो आपको बतानी है। एक हाइगम है, 2 और है, वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो
अब लद्दाख के बारे में बात करते हैं। लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर दो लेक इंपॉर्टेंट होती हैं, पेंगोंग सो और सो मोरिरी। अगर मैं पेंगोंग सो की बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और चीन के बीच में बट जाती है, उसकी बॉर्डर पर लाई करती है, वहां पर अवस्थित है। इसका जो आधा हिस्सा है वो किस में जाता है, वो फ्रेश वाटर में जाता है, और आधा हिस्सा है वो तुम्हारा खारे पानी का होता है, सलाइन वाटर में जाता है। तो इसका जो पूर्वी भाग है वो फ्रेश वाटर है, जो इसका पश्चिमी भाग है वो बच्चों कैसा है, खारे पानी का होता है। 40% भारत में आती है, 60% चीन में जाती है, और एज यूजुअल कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं वहाँ चीन, भारत चीन की सीमा की बात कर रही हूँ तो ये हिमानीकृत ही होगी, ये ग्लेशियल लेक ही होगी। ठीक है, चलो एक और लेक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होती है वो है कौन सी, सो मोरिरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये भी हमारी रामसर साइट है, इसको हमने 2002 में रामसर साइट डिक्लेयर किया था। ठीक है, एक चीज और तुम लोग कमेंट करके बताओ कि मध्य प्रदेश में पहली रामसर साइट कौन सी थी। ठीक है, और चाहो तो ये भी कमेंट करके बताओ कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था। ठीक है, और इंडिया उसका मेंबर कब बना था, है ना। अच्छा, चलो, पर्वतीय खारी, ये पर्वतीय खारी झील है, सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, और माउंटेनियस रीजन में लाई करती है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लद्दाख इज अ माउंटेनियस रीजन। चलो, इसके बाद जो अगली स्टेट हमें पढ़नी है वो है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेक है वो है रेणुका लेक। रेणुका लेक के बारे में अगर मैं बोलूं तो रेणुका लेक कहाँ पर लाई करती है, सिरमौर में लाई करती है। ये एक मीठे पानी की झील है, ये रामसर साइट है, रेणुका देवी मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये लॉर्ड परशुराम, है ना, परशुराम की माता जी का नाम था, उनसे एसोसिएटेड है ये, है ना, कि माँ से असो से तात्पर्य रखती है। ठीक है, चलो, है ना, आ जाओ। उसके बाद में अगली जो लेक है बच्चों वो है सूरजताल। सूरजताल लेक के बारे में देखा जाए, अच्छा एक और चीज मैं बताती हूँ, रेणुका जो लेक है, रेणुका झील है, ये हमारी रामसर साइट तो है ही, ये हमारे देश की सबसे छोटी रामसर साइट भी है, सबसे छोटी आर्द्रभूमि भी यही है। सबसे छोटी आर्द्रभूमि तो नहीं बोलना चाहिए, सबसे छोटी ऐसी आर्द्रभूमि जो रामसर साइट में हो वो ये है। ठीक है, चलो, सूरजताल देखें तो लाहौल स्पीति, ठीक है, ये यहाँ पर लाई करता है। लाहौल वही रीजन है, मैंने बताया था पिछले जब हमने दर्रे पढ़े थे, लाहौल वो रीजन है जहाँ पर मनाली है। ठीक है, तो सूरजताल यहीं पर लाई करता है। भागा नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। अब मैं तुम्हें दो चीज बताती हूँ, एक होता है सूरज, एक होता है चंद्र, है ना, और हमें पता है चिनाब एक रिवर है जो दो नदी से मिलकर बनती है, एक होती है चंद्रा और दूसरी होती है भागा। तो चंद्रा और भागा जब मिलेंगी तो क्या बनेगी, चिनाब बनेगी। वैसे ही जो जो हमारी भागा नदी है वो ओरिजिनेट होती है सूरज से, और जो हमारी चंद्रा नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, चंद्रताल से। और ये भी लाहौल स्पीति के एक ऊपर से उद्गम होता है, एक का नीचे से उद्गम होता है, और ये दोनों आकर मिल जाती हैं तो ये क्या होता है, ये बना देती है चिनाब। ठीक है, ये दोनों नदियां मिलाकर बना देती है चिनाब। और एक चीज याद रखना, ये जो चंद्रताल लेक है ये भी हमारी कैसी है, रामसर साइट है, पर सूरजताल नहीं है। ये भी मैं बता रही हूँ, सूरजताल रामसर साइट नहीं है, पर चंद्रताल जो है वो रामसर साइट है। ठीक है, चलो, बारालाचला पास से ही हमारी इस नदी का उद्गम होता है। बारालाचला पास, ये 12 ऐसा लिखा है पर ठीक है, चलो, 12, बारालाचला। ठीक है, चलो, अब इसके बाद में ये मिटा देती हूँ। इसके बाद में देख लूँ महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, पोंग लेक, ये भी तुम्हारी यहीं पर लाई करती है। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि ये लेक यहाँ पर लाई करती है और ये लेक आर्टिफिशियल है, तो ये किससे एसोसिएटेड थी, ये एक बांध से एसोसिएटेड थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डैम से एसोसिएटेड थी ये, है ना। और ये किस नदी पर डैम बना हुआ है, ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये भी एक रामसर साइट है। इसी के साथ महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, अच्छा इसके साथ मुझे एक चीज कमेंट करके बताओ कि सबसे लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है, इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, बाय वॉल्यूम कौन सा है, बाय सरफेस एरिया किस डैम का रिजर्वॉयर सबसे बड़ा है, ये दोनों चीजें आपको कमेंट करके बतानी है। दोनों में बहुत हल्का सा एक छोटा सा ट्विस्ट है ना। तो कब हो सकता है ये चीज पढ़ने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा नया फैक्ट मिल जाए। ठीक है, चलो, इसके बाद है एक और झील जो इंपॉर्टेंट है वो है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक भी हमारी कैसी है, आर्टिफिशियल लेक है, क्योंकि ये भी हमारी डैम के ऊपर बनी हुई है। ये डैम बना है हमारा किसके ऊपर, सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया है। और इसी डैम, जो यहाँ पर जो डैम बनता है वो है भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल, ये तो पता होगा, बहुत फेमस डैम है भाखड़ा नंगल डैम ऑन सतलज रिवर। ठीक है, चलो, एक है बच्चों नाको झील। नाको झील किन्नौर में है और ये बुद्ध धर्म से एसोसिएटेड है। ठीक है, बस ये तो हम देख चुके उत्तराखंड की। अ, अब हमें उत्तराखंड की प्रमुख झीलें देखनी है। उत्तराखंड की झीलों की बात करें तो यहाँ पर ना बहुत सारी लेक हैं, बट आपको सारी
मतलब सारे क्या बस बेसिक टर्म्स बहुत इजी है इनके याद करना। जैसे अगर आप देखोगे, चलो पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, नैनीताल के बारे में बात करते हैं। तो नैनीताल कैसी है, एक नेचुरल लेक भी है। अगर मैंने बोला नेचुरल लेक है तो कैसी होनी चाहिए, या तो टेक्टोनिक होनी चाहिए या नदी से बननी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसी है, नेचुरल में कैसी है, टेक्टोनिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। नैनीताल जिला है उसको हम क्या बोलते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है लेक्स के लिए, ठीक है। लेकिन उदयपुर है, उदयपुर को हम सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिटी ऑफ लेक्स, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर एक होता है बच्चों सातताल। सातताल भी हमारी नैनीताल के पास में ही लाई करती है, क्योंकि यहाँ पर 7 लेक्स का ग्रुप है। वहां पर इंपॉर्टेंट है बच्चों भीमताल। भीमताल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है, भीम से जुड़ी लोक कथाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नौकुचिया ताल। अब यार बहुत इजी है इसको याद करना, है ना। नौकुचिया ताल अगर मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा पेन पतला कर दूं, है ना। तो नौकुचिया ताल, तो नौकुचिया ताल है, तो नौकुचिया ताल कहाँ पर है, नैनीताल में ही है। और क्योंकि इसमें 9 कॉर्नर्स है, अब देखो सात ताल है, 7 लेक्स, नौकुचिया ताल है 9, भीम ताल है, भीम की स्टोरी, नैनीताल आपको अलग से याद करना ही है। रूपकुंड की बात की जाए, ये बहुत जरूरी है, रट लो घोट लो। रूपकुंड एक रहस्यमय लेक है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर 1942 में हमारे पास बहुत सारे स्केलेटन्स हमें यहाँ पर मिले थे, कंकाल हमें यहाँ पर मिले थे, और इसलिए इसको बोलते हैं मिस्टीरियस लेक बोला जाता है। यहाँ पे लगभग लगभग 600 से 800 कंकाल मिले थे, ठीक है। चलो इसके बाद में, इसलिए रूपकुंड याद रखना, रूपकुंड बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर एक और है तोड़ीताल। तोड़ीताल लेक भी हमारे उत्तरकाशी में लाई करती है, और एक नाम पड़ता है देवताल। देवताल लेक हमारे गढ़वाल रीजन में लाई करती है, ठीक है। चलो इसके साथ में आते हैं हम उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर प्रदेश में 2 ही लेक हैं, एक तो फुलर लेक जो इस जगह पे लाई करती है, अगर आप मैप की लोकेशंस देखो तो फुलर लेक इस जगह पे लाई करती है, ऊपर साइड को, ठीक है। तो यहाँ से गोमती नदी, यहाँ से गोमती नदी यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। अच्छा, गोमती नदी के साथ मुझे एक चीज बतानी है आपको, गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है, ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है, ठीक है। मतलब और इनफैक्ट मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछ रही हूँ मैं, जो ऊपर से आती है और सिर्फ इंडिया में ही बहती है, मतलब इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई है और इंडिया में ही मिल जाती है, ठीक है। चलो इसके साथ में हमें देखना है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये भी डैम पे बना है, तो ये भी बांध के ऊपर बना हुआ है। और अगर बांध के ऊपर बना है तो ये कैसा होगा, आर्टिफिशियल होगा, कृत्रिम होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसके साथ में हम ये देखते हैं यूपी और एमपी की बॉर्डर में ये लाई करता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करनी है। आ जाओ, इसके बाद है जो इंपॉर्टेंट लेक है वो हरियाणा है। हरियाणा के लेक्स हम देखते हैं। हरियाणा के लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतने सारे फैक्ट्स नहीं, बस नाम याद कर लेना और स्टेट याद कर लेना और आगे बढ़ जाना, इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलो एक है बड़खल लेक, ये फरीदाबाद वाले हिस्से में लाई करता है, बड़खल। अब इसको याद करने का तरीका ऐसे याद कर सकते हो कि बड़ी बड़ी खदान है ना, खदान खल, खदान को क्या कर रहे हैं, खल से निकाल रहे हैं। तो बड़खल, बड़खल लेक है जहां पर क्या हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये कैसी है, ये सूखती जा रही है, डाइंग लेक है, ये एक मरती हुई झील है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा खनिज है, उनकी माइन की जा रही है। चलो तो बड़खल है ना, बड़ा खनिज बड़खल। उसके बाद में एक और लेक आती है ग्रीवर लेक, एक आती है ब्रह्म सरोवर, और एक आती है दमदमा, ठीक है। तो जो ग्रीवर लेक है वो हिसार में लाई करती है, ये भी फ्रेश वाटर है, ठीक है। ब्रह्म सरोवर की बात की जाए तो ये कुरुक्षेत्र में लाई करती है, और इसका अब नाम अगर मैं बोल रही हूँ कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र से दिमाग अपने आप चमकना चाहिए कि क्या होगा, महाभारत होगा ही होगा। नाम भी क्या पड़ा है, ब्रह्म, है ना। तो ब्रह्म, कुरुक्षेत्र, महाभारत, तीनों नाम कैसे, रिलीजियस, तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस, धार्मिक महत्वता होनी ही होनी है ना। उसके बाद में आती है दमदमा। दमदमा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो गुरुग्राम में है, और ये ब्रिटिश पीरियड में बनाई गई थी, ब्रिटिश पीरियड में ये लेक बनाई गई थी। तो दमदमा के ब्रिटिशर्स इंडिया पर, हरियाणा पर बरसे थे, दमदमा कर ब्रिटिशर्स हरियाणा पर बरसे थे। और ये बेसिकली इसलिए बनाई गई थी ताकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सके। अगर आपको पता हो, चलो मैं आपसे दिखाती हूँ। कोई तो मैप मिल जाए, ठीक है। ये हमारा हरियाणा है ना, ये हमारा हरियाणा है। हरियाणा को आप देखोगे तो ये कैसा है, लैंडलॉक्ड है, बिल्कुल लैंडलॉक्ड है। तो लैंडलॉक्ड है तो यहाँ पर पानी का बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आपने देखा होगा हरियाणा और पंजाब के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है। तो हरियाणा के साथ में ये प्रॉब्लम है, और ये चीज इसलिए दमदमा लेक बनाया गया था ताकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर पाए, हम जो बारिश का जल है उसका संचय कर पाए, और उसके साथ में वहां पर जो दिक्कत है, ठीक है, पीने के पानी की, उसको दूर कर पाए।
है ना। राजस्थान के बारे में देखें तो सबसे पहले राजस्थान के बारे में देखें तो राजस्थान, बहुत सारे राजा होंगे तो बहुत सारी झीलें हमें पढ़नी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं सांबर लेक। सांबर लेक के बारे में देखेंगे तो ये जयपुर और अजमेर के बीच में कहीं तो स्थित है। और एक और चीज याद रखना है कि ये हमारे भारत की अंतर्देशीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वहीं पर इसके साथ मुझे तुम्हें ये कमेंट करके बताना है कि हमारे भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, ये तो हमारी इनलैंड है, इनलैंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, बट ओवरऑल इंडिया में कौन सी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वो आपको कमेंट करके बताना है। एक और चीज, हमने इसको क्या किया था, हमने इसको रामसर साइट बनाया था 1990 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर मैं पिछोला लेक की बात करूं, पिछोला के साथ में एक और चीज पढ़ लेना, जयसमंद। ठीक है, पिछोला लेक और जयसमंद ये दोनों उदयपुर में ही लाई करती हैं। और जो पिछोला लेक है ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, उदयपुर में देखो बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारी चीजें बनवाई थी, तो ये कृत्रिम लेक है। और ओके, टूरिज्म तो होता ही है। फिर साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जयसमंद की, तो ये भारत की दूसरी इंपॉर्टेंट, ये है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, कंफ्यूजन मत करना। सांभर लेक थी वो हमारी कैसी थी, खारे पानी की थी, पर ये वाली जो उदयपुर की है ये जयसमंद है, ये मीठे पानी की झील है। 1685 में महाराजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और जय सिंह की बात करें तो जो जय सिंह थे, ठीक है, जयसमंद इसलिए इसका नाम पड़ा। ठीक है, इसके बाद में आते वापस राजसमंद की बात करती हूँ मैं, तो राजसमंद झील के बारे में देखें तो ये महाराजा राज सिंह है, तो राजसमंद नाम पड़ा। ठीक है, इन्होंने भी 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था। ये भी 17वीं शताब्दी की, ये भी 17वीं शताब्दी की ही है। नक्की झील, ठीक है, नक्की झील होती है, ये प्राकृतिक झील है और कृत्रिम झील है, दोनों मिक्स है। ठीक है, अब एक चीज मैं बहुत प्यारी बताती हूँ तुमको, याद हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला पर लाई करती है और इसी को हम प्रेम झील के नाम से भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इसको लवर्स लेक भी बोला जाता है। ठीक है, नक्की झील को। तो दो लोगों की जब बात नक्की हो जाती है, पक्की हो जाती है, तब इस झील को अपन याद करते हैं, इसलिए अपन इसको लवर्स लेक भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों मिल गए। ठीक है, तो दोनों जन मिल जाएंगे, है ना, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, दोनों लव बर्ड्स मिल जाएंगे, है ना, तो इसलिए अपन नक्की झील बोलते हैं। फिर आती है बच्चों पुष्कर लेक। पुष्कर लेक हमारी अजमेर में लाई करती है। पुष्कर जो जगह है वो इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर लॉर्ड ब्रह्मा इज वर्शिप्ड, है ना। ठीक है, तो ब्रह्मा मंदिर यहाँ यहीं पर लाई करता है और पुष्कर मेला भी यहाँ पर लगता है। अच्छा, ब्रह्मा जी के मंदिर के साथ में एक मिस्टीरियस स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाएगा तो वो जो मंदिर बनवा रहा है उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से आप देखोगे कि इंडिया में इसके अलावा कोई दूसरा मंदिर नहीं है जहाँ पर ब्रह्मा जी की वर्शिप होती हो, पूजा की जाती हो। ठीक है, चलो जयसमंद हम देख चुके हैं, आ जाओ। इसके साथ में एक और चीज देखना है, बालसमंद। ये हमारे जोधपुर में लाई करती है। ठीक है, और ये भी एक कृत्रिम झील है, तो ऑब्वियसली जोधपुर है, वहां पर पैलेसेस होंगे, तो ये कृत्रिम झील है। ठीक है, इसके साथ में अन्ना सागर झील है, ये अजमेर में लाई करती है, तो अ से अ याद कर लो, अ से अ याद कर लो। ठीक है, ये भी कृत्रिम झील है। डिडवाना के बारे में देखा जाए तो डिडवाना है, नागौर में लाई करती है, ये खारे पानी की प्लाया लेक है। अब प्लाया लेक क्या होती है, प्लाया लेक इंग्लिश में लिख देती हूँ, प्लाया, ठीक है, प्लाया लेक है। चलो, प्लाया लेक क्या होती है, ये एक ऐसी भू आकृति होती है जो डेजर्ट रीजन में, है ना, जो सूखा इलाका होता है वहां पर ये बनती है। इसमें क्या होता है जनरली, जब बहुत सारा इरोजन हो जाता है, तो इरोजन दो माउंटेन्स के बीच में इरोजनल एक्टिविटी की वजह से, ऐसे समझो ये है, तो यहाँ पर अपर्दन हुआ, इरोजन हुआ, और यहाँ पर इस तरह की लेक जो बनती है दैट इज नोन एज प्लाया लेक। बट यहाँ ग्लेशियर वाली नहीं है, ग्लेशियर वाली हमने अलग देखी थी, उसमें यहाँ ग्लेशियर्स होने चाहिए, यहाँ ग्लेशियर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसी एक पूरी आकृति बनती है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक बनती है दैट इज नोन एज प्लाया लेक। ठीक है, फिर आखिरी में हमें जो पढ़नी है वो है फतेह सागर लेक। ये भी उदयपुर में लाई करती है और ये भी एक कृत्रिम झील है, फतेह। ठीक है, फतेह सागर कृत्रिम झील है। चलो, इसके साथ में आते हैं हमारे महान महाराष्ट्र पर, है ना, हमारे महान महाराष्ट्र पर, आपके महान महाराष्ट्र पर। चलो आ जाओ। चलो, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लोनार लेक। लोनार लेक का एग्जांपल हमने कहाँ पढ़ा था, हमने क्रेटर लेक में पढ़ा था। हमने मीटोराइट लेक जब देखी थी, हमने क्रेटर लेक जब देखी थी, मतलब उल्का पिंड से जो बनने वाली लेक होती है, हमने ये देखा था। तो उस लेक में हमने ये बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल पढ़ा था। ये उल्का पिंड से बनने वाली झील है, इम्पैक्ट की वजह से बनी है, इसलिए इसको क्रेटर लेक कहा जाता है। वहीं पर एक और लेक है, शिवाजी के नाम पे याद कर लो, शिव सागर, तो शिवाजी, शिवाजी तो शिव सागर, शिवाजी तो महाराष्ट्र,
है ना। तो ये कहाँ लाई करेगी, सतारा में लाई करेगी, और ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, ऑब्वियसली उनके बाद में बनाई गई होगी उनके नाम पे। तो कोयना डैम जो बना है उसके ऊपर, उसके पास में ये बनती है। अगर बांध आया है तो आर्टिफिशियल होना ही होना है। इसके साथ मुझे एक और चीज तुम कमेंट करके बताओगे, ये जो कोयना है, कोयना डैम है ना, ये एक तो पहली चीज किस नदी के ऊपर बना हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज आप मुझे ये भी बताओगे कि इसके ऊपर एक भूकंप आया था, वो कब आया था, ठीक है, ये भी आपको मुझे बताना है, ठीक है। एक ये बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर भूकंप का, कोयना डैम में अर्थक्वेक ट्रिगर्स होते रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, ये किस साल में आया था ये आपको मुझे बताना है। चलो इसी के साथ में सलीम अली लेक के बारे में देखते हैं। सलीम अली लेक कहाँ पर लाई करती है, औरंगाबाद में लाई करती है, ये मुगल पीरियड में बनाई गई थी, और इसी को अपन खिजड़ी तालाब के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ में एक और चीज तुमसे पूछूंगी, सलीम अली लेक तो यहाँ पर है, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किस जिले में लाई करता है, किस ठीक है, जिला मत बोलो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लाई करता है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलो इसके बाद स्टार्ट करते हैं गुजरात को, ठीक है। गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेक है, वो है नल सरोवर लेक। नल सरोवर लेक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भी एक रामसर साइट है। इसके साथ में ये है, ये ना मीठे पानी की है, ठीक है, ये कैसी है, ये मीठे पानी की है, यानी ये कैसी है, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, FW लिख रही हूँ मैं, फ्रेश वाटर लेक है, और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पर लाई करती है। इसी के साथ हमीरसर झील की अगर मैं बात करूँ तो हमीरसर झील भुज एरिया में लाई करती है, और ये एक आर्टिफिशियल कृत्रिम झील है, राव हमीर ने बनवाई थी। वैसे ही कंकरिया की अगर मैं बात करूँ तो कंकरिया, अब देखो हमीर से हमीरसर तो याद हो ही जाएगा, कंकरिया की बात करूँ तो कंकरिया कुतुबुद्दीन अहमद शाह सेकंड ने बनवाई थी। तो क से ये शुरू हो रहा है, क से ये शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये भी अगर इन्होंने बनवाई थी तो ये कैसे होगी, कृत्रिम ही होगी, और साथ में 1491 में इसको बनवाया गया था, 1451, ठीक है। चलो इसके साथ आता है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इंदिरा सागर लेक, खंडवा में लाई करता है, बिल्कुल सही बात है, कृत्रिम है। तो एक चीज, अच्छा चलो लिखा ही हुआ है, इंदिरा सागर बांध के ऊपर इसको बनाया गया है ना, और नर्मदा नदी पर ये डैम बना था। एक चीज मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इससे पहले मैंने इसी वीडियो में तुमसे पूछा था, अब तुम लोग को यहाँ आंसर मिल जाएगा। दिस इज द लार्जेस्ट लेक, दिस इज द लार्जेस्ट डैम, मतलब लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है, ये जलाशय है किस एरिया, क्षेत्रफल की नजर से अगर हम देखें तो, है ना। वहीं पर अगर मैं कौन सा डैम है जो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को स्टोर करता है उसकी बात करूंगी तो गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाता है रेहान नदी के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो रिजर्वॉयर बनता है ना, उसमें जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है, उतनी कैपेसिटी नहीं है पर एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है ना। उसके बाद में आता है भोजताल, ये अपर लेक, ये भोपाल में लाई करता है, ये भी कृत्रिम है, राजा भोज ने बनवाया था, परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज काफी नामी राजा थे। इसके साथ एक और चीज याद रखना, ये कैसा है, ये भी हमारी रामसर साइट है, कोई दिक्कत। रामसर कब बनी थी, 2002 में, ठीक है, 2002 में हमने इसको रामसर डिक्लेयर किया था, ठीक है। इसके साथ एक और चीज मैं बता रही हूँ, ये हमारी फर्स्ट रामसर साइट भी थी, फर्स्ट रामसर साइट थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और, अब तुम मुझे बताओगे ये किस डेट पे बनी थी। अच्छा एक हिंट मैं दे देती हूँ, हमारे MP में जितनी भी रामसर साइट है ना वो सारे जुलाई अगस्त के टाइम पे बनी है ना। चलो ये अगर नहीं भी है तो देखकर बताओ, आ जाओ। हाँ चलो इसके बाद 3 और लेक जो हमें पढ़नी है वो है सांके सागर। सांके सागर रामसर कब डिक्लेयर हुई थी, 26 जुलाई 2022 में डिक्लेयर की गई थी। शिवपुरी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में ये लाई करती है। यहाँ से एक नदी निकलती है मनिहार, मनिहार नदी है जिस पर बांध बनाकर इसको बनाया गया था, तो ये कैसी हो जाएगी, अपने आप में कृत्रिम हो जाएगी, ठीक है। माधवराव सिंधिया ने इसका निर्माण किया था और 2022 में राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि इसको घोषित किया गया था, यानी रामसर साइट हमने इसको डिक्लेयर किया था। वहीं पर सिरपुर लेक की अगर मैं बात करूं तो सिरपुर लेक भी इंपॉर्टेंट है, ये 26 जुलाई होती है, 3 अगस्त होती है। सिरपुर लेक है ना 26 जुलाई, ये कब होगा, 3 अगस्त, 3 अगस्त 2022 में, और ये हो जाएगा 13 अगस्त 2022 में। लगभग देखोगे ऑलमोस्ट 8 9 10 डेज का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 26 जुलाई फिर 3 अगस्त को फिर 13 अगस्त को, है ना। अब इसके बाद में ये कहाँ पर है, ये भी इंदौर, ये इंदौर में लाई करती है। इसको 20वीं शताब्दी में होलकर ने बनवाया था। यहाँ पर सिंधिया थे, यहाँ पर होलकर है, होलकर शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसने इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया IBA, है ना, विशेष पक्षी क्षेत्र भी इसको घोषित किया था।
चलो, इसी के साथ इंपॉर्टेंट है यशवंत सागर। यशवंत सागर लेक की बात की जाए तो ये भी हमारी कहाँ पर लाई करती है, इंदौर में लाई करती है। 13 अगस्त को इसको बनाया गया था। 1900 में तुकोजी राव होलकर ने इसका निर्माण किया था, तृतीय द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 2000 एकड़ में ये फैली हुई है, इंदौर की जलापूर्ति ये करता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है यशवंत सागर। यशवंत सागर, अच्छा ऐसे याद कर लो, YZ है ना, तो YZ तो मतलब लास्ट सेकंड है ये, तो 2000, ठीक है, 2000 एकड़ है ना। चलो आ जाओ, फिर बिहार। बिहार की अगर हम बात करें, ये मैं तुम्हें सबसे पहले अपन ने जब वो पढ़े थे, ऑक्सबो लेक पढ़ा था अपन ने, जब गोखुर झील का निर्माण पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कवर लेक का। तो जो कवर ताल है ना, ये ऑक्सबो लेक है, ये एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये भी बच्चों एक रामसर साइट है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया है और अभी 2-3 साल पुराने क्वेश्चन है, ठीक है। पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ पे लाई करता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेट पढ़ते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा में जो हमें एक पढ़नी है वो है चिल्का लेक। ये वही लेक है जिसका सवाल मैंने आपसे इसी वीडियो में पूछा था कि अगर मैं अंतरदेशीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछती हूँ तो आपको सांभर जवाब देना है, पर वहीं पर अगर मैं आपसे सबसे बड़ी भारत के खारे पानी की झील पूछती हूँ तो आपको क्या जवाब देना है, आपको चिल्का लेक जवाब देना था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये एक लगूनल लेक है। लगूनल लेक का निर्माण हम पहले देख चुके हैं, ये रामसर साइट में 1981 में इसको बनाया गया था। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नौसेना का प्रशिक्षण क्षेत्र भी यहीं पर लाया करता है। यहाँ पर जो दो नदियां जो इसमें जाकर गिरती हैं वो कौन सी हैं, दया और भार्गवी, ठीक है, ये दो नदियां हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया है, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर आया है, पर एक क्वेश्चन आया है किसी तो एग्जाम में, जहाँ पर दया और भार्गवी की जगह पर एक बड़ा सा नाम दे रखा है, तो बड़ी सी कोई रिवर नहीं है, यहाँ पे दो छोटी नदियां हैं जो इसमें ड्रेन करती हैं, वो है दया और भार्गवी। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताओगे, इसको हमने मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी ऐड किया था, ठीक है, इसको हमने मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में ऐड किया था। ये जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है उसके बाद हमने इसको इसमें से निकाल दिया था, ठीक है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है, ये हम एक शॉर्ट में देख चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेना, ठीक है। चलो, इसके साथ, अच्छा इसके साथ एक और चीज बताओ कि भारत की ऐसी कौन सी साइट्स है जो आज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में लाई करती हैं। चलो, अब इसके साथ में देखते हैं, हुसैन सागर झील थी, ये हम कहाँ देख रहे हैं, तेलंगाना के अंदर, बिल्कुल सही बात है, आ गए अपन तेलंगाना में, ये अपना तेलंगाना है। तेलंगाना में एक इंपॉर्टेंट लेक है हुसैन सागर लेक। अगर कोई भी हैदराबाद गया हो तो जो मेन हैदराबाद में सेंटर में जो लेक है, ठीक है, वो यही है, हुसैन सागर लेक है। ये कृत्रिम झील है, हुसैन शाह ने 1562 में मूसी नदी के किनारे इसको बनाया था। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो वो मूसी नदी के किनारे है, मूसी रिवर के किनारे है। अब ये चीज तुम कमेंट करके बताओगे कि मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है, किस नदी की ये ट्रिब्यूटरी है ना। चलो, इसके साथ में अगले अपन स्टेट देखते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट लेक जो हमें पढ़नी है वो है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक भी हमारी कैसी लेक है, ठीक है, वो भी हमारी सॉल्ट वाटर लेक ही है, खारे पानी की ही झील है। ये सबसे बड़ी लगूनल झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप यहाँ पर ही लाई करता है, जो इसरो का क्या है, इसरो का स्टेशन है ना। हम यहाँ से लॉन्चिंग करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है, ये हमारा हमारा क्या है, लॉन्चिंग पैड है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसी है, दूसरी सबसे बड़ी लगूनल झील ये हमारी पुलिकट लेक है। पहली लगूनल सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का लेक, कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक है। चलो, इसके बाद में लास्ट हम एक और देखेंगे, कुलेरू लेक। कुलेरू लेक ताजे पानी की है, ठीक है, गोदावरी में लाई करती है, कृष्णा गोदावरी कृष्णा डेल्टा पे ये लाई करती है, और ये भी एक रामसर साइट है, ये भी कैसी है, एक रामसर साइट है। अच्छा, तुम लोग मुझे एक चीज बताओ कि ये जो कुलेरू लेक है, ठीक है, ये कुलेरू लेक पता है, ऐसे समझो ये हमारा पूर्वी तट है ना। पूर्वी तट की अगर मैं बात करूं तो इस पूर्वी तट में क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो ये जो लेक थी, है ना, कुलेरू लेक, जो पहले बाहर थी, अब क्या हो गया, ये अंदर की तरफ खिंच गई है, अंदर की तरफ बढ़ चुकी है। क्यों, क्योंकि ये अंदर की तरफ धंस गई है, क्योंकि ये हमारा पहले मान लो ये था, इसके बाद अभी हमारी कोस्ट ये हो गई है, ठीक है, बढ़ गई हमारी कोस्ट यहाँ से यहाँ तक। तो पहले जो कुलेरू लेक हमारी बाहर थी कोस्ट में, अब लेक तो यहीं पर है लेकिन कोस्ट हमारी यहाँ तक हो गई है, तो ये कैसी लेक बन चुकी है, ये एक यूट्रोफिक लेक बन चुकी है, यूट्रोफिक लेक बन चुकी है, ठीक है। यूट्रोफिक लेक क्या होती है, जहां पर जो न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं। चलो आ जाओ,
तमिलनाडु है, तमिलनाडु की लेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आती है चोलगंगम। चोलगंगम से कुछ याद आया? हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास में कहाँ जाओगे? राजा चोल, राजा चोल, चोल डायनेस्टी। तो ये कौन है? राजेंद्र चोल वन, ठीक है। राजा राजा चोल नहीं, राजेंद्र चोल वन, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके साथ में एक और है ऊटी लेक, ये आर्टिफिशियल है, ये अपन देखते हैं ऊटी हिल स्टेशन है वहीं पर लाई करती है। और एक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडई कैनाल, ये एक आर्टिफिशियल लेक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोडई कैनाल के ऊपर, है ना। ऐसे याद भी करने का तरीका होता है, जो कैनाल जो होते हैं ना, कैनाल को अगर, इस कैनाल को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगी? कैनाल लिखूंगी। कैनाल जनरली क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह के लिए अपन कनेक्टर्स बनाते हैं, तो इसकी वजह से ये कैसी होगी? कृत्रिम होगी, है ना। चलो, इसके साथ में आखिरी में अपन पढ़ते हैं केरला, ये आखिरी हम पढ़ रहे हैं हमारे प्रायद्वीप का। इसके बाद हमें कौन सी पढ़नी है? उत्तर पूर्वी, ठीक है। तो केरला पे आते हैं। केरला की बात करूं तो वेम्बनाड। वेम्बनाड लेक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेम्बनाड जो लेक है, एक तो पहली चीज ये हमारे भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। कयाल जो वर्ड आया है वो यहीं से आया है, अभी अपन देखेंगे, है ना। जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो वेम्बनाड लेक है वो सबसे लंबी झील है। दूसरी चीज मुझे ये याद रखनी है कि ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट है। हमारी पहली सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी होगी? सुंदरबंस। दूसरी सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी होगी? वेम्बनाड, ठीक है। चलो, ये दो चीज याद हो गई। तो ये भारत की सबसे लंबी झील है। रामसर साइट इसको 2002 में डिक्लेयर किया था। यहीं पर ये हमारी कैसी हो जाएगी? सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड सबसे बड़ी रामसर साइट भी यही होती है। उसके बाद में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जिसको हम बहुत ज्यादा फेमस हम देखते हैं ना, बोट रेस हुई है मूवीज में, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो यहीं पर होती है। चलो, इसके बाद में आता है षष्टम कोट्टा। षष्टम कोट्टा लेक, ये भी न्यूज में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भी रामसर साइट है, ठीक है। तो ये मीठे पानी की झील है, ये कैसी है? रामसर साइट है। अच्छा, एक चीज मैं बताती हूँ, ये जो है ये ना बैक वाटर्स में बनती है। बैक वाटर, इसको अपन क्या बोलते हैं? कयाल। ये जो प्रश्न आया है, ठीक है, कयाल। कयाल्स क्या होते हैं? अगर मैं हमारे तट की बात करूं तो यहाँ पर ये हमारा भारत है, ये हमारे भारत का प्रायद्वीप है। तो इस जगह पे क्या है, हमने देखा होगा कि जो हमारा पश्चिमी तट है ये टूटा फूटा है, उबड़ खाबड़ है ना। जबकि जो हमारा पूर्वी तट है वो अच्छे से बना हुआ है, क्योंकि वो कैसा है? इमर्जेंट कोस्ट है। ये हमारा सबमर्जेंट कोस्ट है। यहाँ से एक हिस्सा टूट के कैसे गिरा था? वेस्टर्न घाट से नीचे गिर गया था। तो जब टूटा होगा तो कैसा होगा? उबड़ खाबड़ क्रैक जैसा होगा। इसकी वजह से इन जगहों पे जो पानी भर जाता है ना, ये जो टूटा हिस्सा है, तो इसमें जो पानी भर जाता है, इसकी वजह से क्या बनते हैं? कयाल्स बनते हैं। इनको क्या बोलते हैं? बैक वाटर। क्यों? क्योंकि पानी यहाँ तक होना था, पानी कहाँ आ गया? बैक तक आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जगह थी, टूटने की वजह से क्रैक था, तो उसमें क्या हो गया? पानी भर गया। इसलिए अपन को बोलते हैं बैक वाटर, इसी को अपन बोलते हैं कयाल्स। और इन्हीं कयाल में ये जो लंबा सा कयाल है उससे बनी हुई है वेम्बनाड झील, ठीक है। अब इसके बाद में षष्टम कोट्टा देख लो। षष्टम कोट्टा मीठे पानी की झील है, ये भी एक रामसर साइट है, ये भी आपको याद करना है। अष्टमुड़ी, है ना, अष्टमुड़ी, ये भी एक रामसर साइट है और ये 8 भुजाओं वाली झील है, ठीक है ना। एक और चीज, अब पेरियार है। अच्छा, मैं एक और चीज तुमको यही याद करा देती हूँ ताकि रामसर के टाइम पे तुम्हें आसान हो जाए। ये रामसर, ये 3 ही साइट यहाँ पर रामसर है, ठीक है। ये चौथी जो पेरियार है, ये चौथी साइट जो पेरियार है, पेरियार लेक है, ये रामसर साइट नहीं है, ठीक है। तो ये कृत्रिम है और पेरियार नदी पर इसका निर्माण किया गया है। अब इसके साथ मुझे एक और चीज तुम बताओगे, पेरियार नदी के ऊपर, अच्छा पेरियार नदी मतलब केरला की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बेसिकली मैं ही बता देती हूँ, पेरियार ही है, ठीक है। और एक चीज मुझे बताओ कि पेरियार नदी के ऊपर एक बहुत फेमस डैम है ना। वो डैम भी कमेंट करके बताना है। और उस डैम में एक चीज और प्रॉब्लमेटिक है कि वो डैम है किसी स्टेट में और कंट्रोल कोई और स्टेट करती है, जिसकी वजह से 2 स्टेट में अभी भी विवाद चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि इस डैम की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब भर चुका है और हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, बहुत पुराना बांध है। तो ये अगर फटा, ये टूटा, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो सकती है, बाढ़ बहुत ज्यादा एरिया में, क्षेत्रफल में आ सकती है ना। तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। डैम, पूरी कहानी मैंने बता दी जो पूछी जाएगी, डैम तुम्हें बताना है, ठीक है। चलो आ जाओ, सिक्किम। हम कहाँ पहुंच चुके हैं? हमारे उत्तर पूर्वी भारत के अंदर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ गए हम। अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहले पढ़नी है वो हमको पढ़ना है गुरु डोंगमार। ये डोंगमार है, ठीक है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये गुरु डोंगमार, ये भारत की सबसे ऊंची झील है, 5430 मीटर इसकी हाइट है। कोई दिक्कत नहीं, हाइट पर है,
है ना। सबसे गहरी झील कौन सी थी ये तुम बताओगे, अपन पढ़ चुके हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चोलामू झील, चोलामू लेक, इसको अपन सोलामू लेक भी बोलते हैं। ठीक है, सोलामू, तो ये तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक है जो आपको यहाँ पर सिक्किम में, बस आपको स्टेट याद करनी है। फिर एक होती है बच्चों सोंगमो लेक। ठीक है, ये तुम्हारी ग्लेशियल लेक है, यानी हिमानीकृत झील है, और बर्फ से यह ढकी हुई है, स्नो क्लैडेड है, हिमच्छादित है। ठीक है, चलो इसके बाद में अपन देखते हैं असम। असम की अगर बात करें तो असम में एक इंपॉर्टेंट है चांदबी। चांदबी, इसको चांददुबी भी बोलते हैं, है ना, कुछ जगह पे इसको ये नाम भी मिलेगा तुमको, तो घबराना मत, ये सेम ही नाम है ना, चांदुबी। चलो, चांदुबी लेक यहाँ पर लाई करती है, और अर्थक्वेक आया था इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। 1897 में यहाँ पर अर्थक्वेक आया था। इसके साथ मैं हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे। 1897 में एक रेवोल्यूशनरी पर्सन थे, है ना, मतलब एक कुछ बीमारी थी, मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं वो फैली हुई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कुछ हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, उनके ऊपर कार्यवाही की गई थी। तो क्या था, मतलब उस टाइम पे कौन सी बीमारी फैली गई थी, ये तुम मॉडर्न हिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है। 1897 के आसपास की बात है, ठीक है, उसी टाइम, उसी ईयर की बात है। फिर इसके बाद में आता है दीपोर बील। बील वर्ड में तुम्हें अलग से बता रही हूँ बच्चों, बील वर्ड जब भी आए, बील मतलब झील, ठीक है, बील मतलब झील, है ना, आ जाओ। तो ये एक वेटलैंड है ना, ये एक आर्द्रभूमि है, और ये कहाँ पे लाई करती है, गुवाहाटी में लाई करती है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक रामसर साइट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ में एक और है हाफलोंग। हाफलोंग झील यहाँ पर लाई करती है, असम में लाई करती है। हाफलोंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक यहाँ पर आता है हाफलोंग थ्रस्ट फॉल्ट। ठीक है, थ्रस्ट फॉल्ट ये भी माना जाता है, जो मालदा गैप आया था जिसकी वजह से हमारा ये वाला हिस्सा, जो मेघालय में जो हमारे 3 पहाड़ खड़े हुए हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ये जो इससे अलग हुए थे, तो यहाँ पर ये इतना बड़ा एक हाफलोंग थ्रस्ट आया था, फॉल्ट बना था, मतलब चटका था उस जगह पर। ठीक है, तो उसी के ऊपर अपन ने इसका नाम पड़ा है हाफलोंग झील। ठीक है, तो मे बी इसकी वजह से इसका नाम हाफलोंग झील पड़ा था। चलो, इसके साथ में याद करना है हमें कुछ जो बची हुई उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनमें कौन सी झीलें। तो देखो, सबसे पहले मणिपुर। मणिपुर में इंपॉर्टेंट होती है बच्चों लोकतक लेक। याद कर लो, घोट लो, पी लो, खा लो, जैसे याद करना है वैसे याद करो, बट याद कर लो। ठीक है, लोकतक लेक कहाँ पे लाई करती है, मणिपुर में लाई करती है। ये एक मीठे पानी की झील है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, केबुल लमझाओ। केबुल लमझाओ आपको पता होगा, केबुल लमझाओ नेशनल पार्क है, इसको हम इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर तैरता रहता है। इसी के साथ यहाँ पर एक वर्ड आपको याद करना है, फुमडिस। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। फुमडिस क्या होते हैं, फुमडिस तैरती हुई जो ग्रासलैंड्स है वहां पर, ठीक है, प्लांट्स है, उनको बोलते हैं। ठीक है, फुमडिस, फुमडिस। ठीक है, चलो, तो फुमडिस यहाँ पर मिलते हैं। इसके साथ एक और चीज आपको याद करनी है, ये भी क्या है, रामसर साइट है, बिल्कुल है। और एक और चीज, ये हमारे मॉन्ट्रिक्स में भी है। ठीक है, ये किस में है, हमारे मॉन्ट्रिक्स में भी है। चलो, इसके साथ में एक और चीज याद रख लो, मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम में कौन सी लेक आती है, पाला लेक आती है, ये भी रामसर साइट है, इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का ये हिस्सा बनाती है। अगर मैं हॉटस्पॉट की बात करूं तो भारत में टोटल 4 हॉटस्पॉट है। एक वेस्टर्न घाट में है, ठीक है, एक हमारा इंडो बर्मा रीजन भी आता है, एक हमारा कौन सा आता है, हिमालयन, एग्जैक्टली वेस्ट हिमालयन रीजन आता है, और एक हमारा निकोबार रीजन आता है। ठीक है, निकोबार, तो सुंडालैंड जो पार्ट बनाता है। ठीक है, तो हमारे 4 हॉटस्पॉट्स में से ये इंडो बर्मा का पार्ट बनता है। वहीं पर आता है मेघालय। मेघालय में एक आपको याद रखनी है, उमियम लेक। ठीक है, इसको बड़ा पानी लेक के नाम से भी जानते हैं, ये कृत्रिम झील है, उमियम नदी के ऊपर बांध बनाया था, उसकी वजह से ये बनी है। इंडो बर्मा जैव विविधता यहाँ पर फेमस, ये भी इसी का ही हिस्सा है। ठीक है, चलो, ये हमने पूरे लेक्स देख लिए हैं। होपफुली अगर स्पीड अभी भी तेज लगी हो तो आज मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, आप थोड़ा सा उसको स्पीड स्लो करके सुन लेना, है ना। और कुछ आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव, जहां जहां सुधार की कोशिश होगी हम पूरा सहयोग करेंगे। चलो, और आपका भी सहयोग हमसे ऐसे ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत।